हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन। और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं एसएससी एमटीए 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये हमारी क्लास 73 है। इससे पहले हम 72 क्लासेस कर चुके हैं। और आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 2 मई 2023 शिफ्ट 2 के जीके जीएस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड हाइप करें। हाइप करना ना भूलें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो फर्स्ट है, वर्ष 1923 में गठित स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो वर्ष 1923 में गठित स्वराज पार्टी के अध्यक्ष, ठीक है, कौन थे? मोतीलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी या चित्तरंजन दास? तो स्वराज पार्टी के जो अध्यक्ष थे वो थे चित्तरंजन दास। राइट आंसर ऑप्शन डी, चित्तरंजन दास। और स्वराज पार्टी की स्थापना हुई कहाँ थी? तो ये हुई थी इलाहाबाद में, ठीक है, इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1923 में, ठीक है। और इसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास, ठीक है। फिर बात करें मोतीलाल नेहरू, तो मोतीलाल नेहरू यह जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। और यह स्वराज पार्टी के, ठीक है, स्वराज पार्टी के सचिव थे, ठीक है, स्वराज पार्टी के सचिव थे मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू इन्होंने नेहरू रिपोर्ट पेश की थी, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट पेश की थी 1928 में। ओके। और मोतीलाल नेहरू इन्होंने आईएनसी की अध्यक्षता भी की है, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता, ठीक है, कब की है? तो इन्होंने की है 1919 में, ठीक है, अमृतसर में, ठीक, 1919 में अमृतसर में, और 1928 में कलकत्ता में, ठीक है। इन्होंने आईएनसी की अध्यक्षता की है मोतीलाल नेहरू ने। ओके। फिर बात करें सी राजगोपालाचारी, तो सी राजगोपालाचारी इन्हें राजा जी के नाम से जाना जाता था, ठीक है, राजा जी के नाम से इन्हें जाना जाता था। और यह स्वतंत्र भारत के, ठीक है ना, स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे, ठीक है, स्वतंत्र भारत के अंतिम और पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। ओके। फिर बात करें महात्मा गांधी के बारे में, तो महात्मा गांधी, इनका पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। इसके अलावा इन्हें कई और नामों से जाना जाता था, जैसे कि महात्मा, बापू, राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता, अर्ध नग्न फकीर, और साबरमती का संत, ठीक है, साबरमती का संत। इन नामों से इन्हें जाना जाता था महात्मा गांधी को, ठीक है। महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा? तो इन्हें महात्मा कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा कहा, ठीक है। इन्हें बाबू किसने कहा था? तो ये कहा था राजकुमार शुक्ला ने, ठीक है, राजकुमार शुक्ला ने इन्हें बाबू कहा था। ओके। राष्ट्रपिता इन्हें कहा था सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता कहा। अर्धनग्न फकीर इन्हें विंस्टन चर्चिल ने कहा था, ठीक है। ओके। इसके अलावा इनकी पत्रिकाएं भी हैं, तो इनकी पत्रिकाएं हैं नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया और इंडियन ओपिनियन, ठीक है। फिर इसके अलावा इनकी पुस्तकें भी हैं, तो इनकी पुस्तक है हिंद स्वराज, मेरे सपनों का भारत, गोखले माई पॉलिटिकल्स गुरु, ठीक है, और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ठीक है। तो ये थी इनकी पुस्तकें। फिर इनके आंदोलन की बात करें तो इनके आंदोलन कौन कौन से थे? तो इनके आंदोलन इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें याद रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में हुआ था। फिर उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह, जो कि 1918 में हुआ था। फिर हुआ था रॉलेट सत्याग्रह, ठीक है, रॉलेट सत्याग्रह, जो कि 1919 में हुआ था। फिर उसके बाद असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 में हुआ था। फिर उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 1930 में हुआ था। और फिर इसके बाद हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, तो जो हुआ था 1942 में, ठीक है।
ओके। फिर महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इनके राजनीतिक गुरु, ठीक है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, ये इनके राजनीतिक गुरु थे महात्मा गांधी के, गोपाल कृष्ण गोखले, ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, ठीक है। और महात्मा गांधी ने आईएनसी की अध्यक्षता भी की थी, ठीक है, आईएनसी की अध्यक्षता की थी, एक बार की थी। और ये कहाँ बने थे अध्यक्ष? तो ये बने थे बेलगांव में, ठीक है, बेलगांव में इन्होंने आईएनसी की अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल के दो बुनियादी सिक्के जारी किए? चांदी का टंका और तांबे का जीतल सिक्के जारी किसने किए? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, इब्राहिम लोदी या कुतुबुद्दीन ऐबक? तो चांदी का टंका और तांबे का जीतल सिक्के किसने चालू किए थे? तो ये चालू किए थे इल्तुतमिश ने। राइट आंसर ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश ये कौन था? तो इल्तुतमिश यह गुलाम वंश का शासक था, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद था, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद था इल्तुतमिश, और इसी ने ही चांदी का टंका और तांबे के जीतल सिक्के चलवाए थे, ठीक है। और इसने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था, ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था। और इसने एकता प्रणाली चलवाई, ठीक है, एकता प्रणाली चलाई थी, ठीक है, इल्तुतमिश ने। फिर बात करें हम अलाउद्दीन खिलजी की, तो अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का दूसरा शासक था, ठीक है। इसने अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या की थी, ठीक है ना, जलालुद्दीन की हत्या करके इसने दिल्ली पर शासन किया था। अलाउद्दीन खिलजी, इसे अली गुरशब के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, अली गुरशब के नाम से इसे जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी इसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की, ठीक है, सिकंदर ए शानी की उपाधि धारण की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। और इसने चेहरा एवं दाग प्रणाली अपनाई, ठीक है, चेहरा एवं दाग प्रणाली अपनाई। और यह दक्षिण भारत पर हमला करने वाला पहला सुल्तान था, ठीक है, दक्षिण भारत पर हमला करने वाला। ओके, दक्षिण भारत पर हमला करने वाला पहला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी, इसका दरबारी कवि कौन था? तो इनके दरबारी कवि थे अमीर खुसरो, ठीक है, अमीर खुसरो, यह इनके दरबारी कवि थे। अमीर खुसरो, जिन्हें भारत का तोता या तूतीय हिंद के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी, इनका गुलाम कौन था? तो इनका गुलाम था मलिक काफूर, ठीक है, मलिक काफूर, जिसे मलिक काफूर, ठीक है, जिसे 1000 दीनारी के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने इसे 1000 दीनार देकर खरीदा था, ठीक है। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने किन चीज़ों का निर्माण करवाया था? इसने निर्माण करवाया हौज खास और सीरी किला का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। फिर अब हम बात करें इब्राहिम लोदी, ठीक है, तो इब्राहिम लोदी ये लोदी वंश का शासक था, और इसने पानीपत की लड़ाई की थी, ठीक है ना, पानीपत का पहला युद्ध किया था इसने 1526 में, ठीक है। और पानीपत का पहला युद्ध ये इसने किसके बीच किया था? जो कि ये हुआ था बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच, ठीक है, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और बाबर की जीत हुई थी, जिसके बाद बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी, ठीक है। फिर बात करें हम कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक यह गुलाम वंश का संस्थापक था, ठीक है, गुलाम वंश का, जिसे मामलुक वंश भी कहते हैं, ठीक है, मामलुक वंश का संस्थापक था। ओके, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक इसने 1206 से 1210 तक शासन किया था, और ये मोहम्मद गौरी का सेनापति था, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक इसने किन चीज़ों का निर्माण करवाया? तो इसने निर्माण करवाया कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का, ठीक है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया, ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया।
और इसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, ठीक है। और किसकी याद में, तो इसने किसके सम्मान में, तो ये करवाया था सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में, ठीक है। इसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, ठीक है। कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था, ठीक है, क्योंकि इसकी 1210 में मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद इसके गुलाम ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था, यानी कि इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था, ठीक है। शुरुआत किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और पूरा करवाया था किसने, इल्तुतमिश ने। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा को डैश के नाम से जाना जाता है। वन लाइफ इज नॉट इनफ, विंग्स ऑफ फायर, वेटिंग फॉर अ बीजा, द रेस ऑफ माई लाइफ। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा कौन सी है, तो इनमें से जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है वो है विंग्स ऑफ फायर। राइट आंसर ऑप्शन बी, विंग्स ऑफ फायर, ये एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है, ठीक है। फिर बात करें वन लाइफ इज नॉट इनफ, ये किसकी आत्मकथा है, तो ये है के नटराज सिंह की, ठीक है, के नटराज सिंह की आत्मकथा है। वेटिंग फॉर अ बीजा, तो ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। ओके, फिर द रेस ऑफ माई लाइफ, तो ये है मिल्खा सिंह की। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी त्वचा और नेत्र को स्वस्थ रखने में मदद करता है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी या विटामिन बी। तो जो हमारी त्वचा, वो विटामिन जो हमारी त्वचा और नेत्र को स्वस्थ रखने में मदद करता है वो है विटामिन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार नई दिल्ली जिले की साक्षरता दर कितनी है, 88.01%, 64.09%, 54.12% और 98.42%। तो 2011 की जनगणना के अनुसार नई दिल्ली जिले की साक्षरता दर, तो ये है 88.01%, ठीक है, 88.01%, ठीक है। नेक्स्ट, विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग भारत का है, 3.2%, 5.2, 4.8 या 2.4। तो विश्व की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग भारत का है, तो ये है 2.4%। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है कुचिपुड़ी नृत्य शैली के किस गुरु को वर्ष 1998 पद्म भूषण प्राप्त हुआ, गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम, उदय शंकर, केलुचरण महापात्र या गुरु विपिन सिंह को। तो कुचिपुड़ी नृत्य शैली के किस गुरु को 1998 में पद्म भूषण प्राप्त हुआ, तो ये प्राप्त हुआ था गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम को। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है पट्टाडकल में जैन मंदिर डैश द्वारा बनवाया गया था, तो पट्टाडकल में जैन मंदिर चालुक्य, चोल, राष्ट्रकूट या होयसल, किसके द्वारा बनवाया गया था, तो यह बनवाया गया था राष्ट्रकूट के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है, तो किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है, आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र या तमिलनाडु। तो सबसे अधिक जो लिंगानुपात है ये है केरल में। राइट आंसर ऑप्शन बी, केरल में। फिर बात करेंगे किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है, तो सबसे कम है हरियाणा में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग इसके हाइग्रोस्कोपिक गुणों के कारण मॉइस्चराइजिंग क्रीम और साबुन में किया जाता है, गैलेना, एथेनॉल, फ्रेयन या ग्लिसरॉल। तो किस तत्व का उपयोग इसके हाइग्रोस्कोपिक गुणों के कारण मॉइस्चराइजिंग क्रीम और साबुन बनाने में किया जाता है, तो ये किया जाता है ग्लिसरॉल का यूज। राइट आंसर ऑप्शन डी, ग्लिसरॉल। ओके, नेक्स्ट है ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने 44 दिनों की सेवा के बाद 20 अक्टूबर 2022 को इस्तीफा दे दिया, बोरिस जॉनसन, लिज ट्रस, थेरेसा मे या ऋषि सुनक। तो किस प्रधानमंत्री ने 44 दिनों की सेवा के बाद 20 अक्टूबर 2022 को इस्तीफा दे दिया,
तो ये दिया था लिज ट्रस ने। राइट आंसर ऑप्शन बी लिज ट्रस। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे पैरा शूटिंग के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? कृष्णा नागर, प्रमोद भगत, सुमित अंतिल या अवनी लेखरा। तो पैरा शूटिंग के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है अवनी लेखरा को। राइट आंसर ऑप्शन डी अवनी लेखरा। ओके, नेक्स्ट है, मानव के प्रारंभिक विकास में प्रागैतिहासिक काल को सामान्यतः डैश के रूप में जाना जाता है? पुरापाषाण युग, मध्य पाषाण युग, लोह युग या नवपाषाण युग। तो मानव के प्रारंभिक विकास में प्रागैतिहासिक काल को सामान्यतः, ठीक है, डैश के रूप में जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है पुरापाषाण युग के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जोबियन ग्रह नहीं है? बुध, वरुण, बृहस्पति या शनि। तो इनमें से जो जोबियन ग्रह नहीं है वो है बुध। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 डैश से संबंधित? अस्पृश्यता का उन्मूलन, उपाधियों का उन्मूलन, विधि के समक्ष समानता या शिक्षा का अधिकार। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17, तो यह संबंधित है अस्पृश्यता का उन्मूलन से। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है, पंडित शिव कुमार शर्मा एक भारतीय संगीतकार और संपादक डैश के सबसे प्रमुख प्रतिपादक थे? सितार, संतूर, हारमोनियम या वायलिन। तो पंडित शिव कुमार शर्मा जो कि एक भारतीय संगीतकार और संपादक डैश के सबसे प्रमुख प्रतिपादक थे, तो ये थे संतूर के, ठीक है, सबसे प्रमुख प्रतिपादक है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निम्नलिखित में से कौन सा अधिवेशन किसी महिला द्वारा अध्यक्षता किया जाने वाला पहला अधिवेशन था? कलकत्ता 1917, कानपुर 1925, लाहौर 1929 या सूरत 1907। तो इनमें से आईएनसी के द्वारा कौन सा अधिवेशन किसी महिला द्वारा अध्यक्षता किए जाने वाला पहला अधिवेशन था? तो ये था कलकत्ता 1917 का अधिवेशन, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी कलकत्ता में 1917 में? तो इसकी अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट, ठीक है। फिर बात करें कानपुर 1925, तो इसकी अध्यक्ष थी भारत की पहली महिला, ठीक है। आईएनसी में जो भारत की पहली महिला जो अध्यक्ष बनी थी वो थी सरोजनी नायडू, ठीक है। ये आईएनसी की पहली भारतीय महिला थी सरोजनी नायडू। अगर बात करें कि आईएनसी की पहली महिला बस, तो ये थी एनी बेसेंट, और पहली भारतीय महिला तो ये है सरोजनी नायडू, ठीक है। फिर लाहौर 1929 में, तो इसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की और पूर्ण स्वराज की मांग की थी, ठीक है। फिर सूरत अधिवेशन 1907 में, तो इसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष ने, ठीक है। इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, दिल्ली नगर निगम विधेयक 2022 का उद्देश्य समन्वित और रणनीतिक योजना और संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए एक मजबूत सेटअप सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली के डैश नगर निगमों को एकजुट करना है। 3, 2, 4, 5। तो दिल्ली के डैश नगर निगमों को एकजुट करना है, तो ये है 3, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 3 नगर निगमों को एकजुट करना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वॉकर कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित? तो वॉकर कप ये किस खेल से संबंधित है? हॉकी, शतरंज, फुटबॉल या गोल्फ? तो वॉकर कप यह संबंधित है गोल्फ से। राइट आंसर ऑप्शन डी गोल्फ। ओके, नेक्स्ट है, गैल्वेनीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर एक सुरक्षात्मक डैश कोटिंग लगाई जाती है। निकेल, जस्ता, तांबा या चांदी? तो गैल्वेनीकरण ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर एक सुरक्षात्मक जस्ता, राइट आंसर ऑप्शन बी, जस्ता कोटिंग लगाई जाती है। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मेघालय का प्रसिद्ध फसल उत्सव है? चाप चारकूट उत्सव, सनबर्न उत्सव, हॉर्नबिल उत्सव या नोंग क्रैम उत्सव? तो जो भारत के मेघालय का प्रसिद्ध फसल उत्सव है वो है नोंग
क्रैम उत्सव, राइट आंसर ऑप्शन डी। चाप चारकूट उत्सव ये कहाँ का है, तो ये है मिजोरम का, ठीक है। और सनबर्न उत्सव तो ये है गोवा का, और हॉर्नेबल महोत्सव और तो ये है नागालैंड का, ठीक है, नागालैंड का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, केरल। तो भरतनाट्यम नृत्य ये किस राज्य से संबंधित है, तो यह संबंधित है तमिलनाडु से, राइट आंसर ऑप्शन बी तमिलनाडु। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे की डैश एक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने की योजना है, 2030, 2027, 2032 या 2025। तो भारतीय रेलवे की 2030 तक, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने की योजना है। ओके, नेक्स्ट भारतीय अर्थव्यवस्था में के FRBM अधिनियम 2023 में एफ का क्या अर्थ है, ठीक है, FRBM अधिनियम 2023 में एफ का क्या अर्थ है। ओके, राजकोषीय, वित्तीय स्वतंत्रता या कार्यात्मक। तो एफ का अर्थ है राजकोषीय, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है नवंबर 2022 तक निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कपास का अग्रणी उत्पादक है, तेलंगाना, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो नवंबर 2022 तक कौन सा राज्य भारत में कपास का अग्रणी उत्पादक है, तो ये है गुजरात, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी गुजरात। ओके, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड हाइप करें। तो मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय, थैंक यू।